दोस्तों फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। आज से हम क्लास 12 फिजिक्स का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आपके यूपी बोर्ड 2024 की बेहतर तैयारी हो सके। और यह वीडियो उन लोगों के लिए भी खास होगी जिनने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है या अभी साल भर जिन्होंने पढ़ा नहीं है। अगर आज से वो स्टार्ट करते हैं तो आप यूपी बोर्ड में यानी लिख कर ले लीजिए, गारंटी ले लीजिए इसमें कि आप यूपी बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो अगर इस रिवीजन को आपने पूरा देखा। यानी आज हम अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों को लिया जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई वीडियो लंबी होगी लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि एक ही चैप्टर यानी एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का खात्मा होने वाला है, पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, और सभी क्वेश्चनों को करा दिया जाएगा जो इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन इसमें, उन सबको कराया, क्योंकि इस 5 चैप्टर से 5 से 6 अंक का 5 से 6 नंबर का पूछ लिया जाता है पेपर में। यानी या तो इससे देखो सबसे ज़्यादा बात हो जाती है, इससे बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। देखो लॉन्ग की बात हो जाती तो आपने पढ़ तो चुके होंगे, वही हम रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले आपने पढ़ लिया होगा कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है लॉन्ग क्वेश्चन में। और छोटे छोटे क्वेश्चन कूलाम का नियम हो जाता है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, छोटी छोटी परिभाषाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस चैप्टर से पूछ ली जाती हैं। तो आज उन सबका निपटारा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या होता है कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाते हैं। तो पहली बात तो आप सबको नोट्स में नहीं, आप अगर आपने उनके लिए भी जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा, वो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हो। उनके लिए लिखने के लिए भी हम व्यवस्था कर रखी है, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो विद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाते हैं। क्या क्या उत्पन्न होते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विद्युत आवेश कहलाते हैं। अब विद्युत आवेश कैसे समझ सकते हो? तो मान लीजिए ये मार्कर है, ये मान लो कोई पदार्थ है, इसे हम क्या करें, बालों में रगड़ते हैं, सूखे बालों में रगड़ते हैं, और फिर क्या देखेंगे कि इससे कोई वस्तु के छोटे छोटे कागजों को हम चिपकाएं तो चिपक जाएंगे। यानी इसमें कौन सा गुण आ गया? चुंबकीय गुण आ गया, यानी चुंबक जैसा गुण आएगा कि वो क्या कर रहा है, छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींच ले रहा है। तो वो क्या हो गया? एक आवेश हो गया। क्या कहलाएगा? आवेश। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण क्या उसमें उत्पन्न हो जाए कि विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। क्लियर है? आवेश क्लियर है। अब आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और एक राशि की बात की जाती है तो एक अदिश राशि होती है, क्योंकि पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है तो विकल्प में तो कूलाम होता है, और विद्युत आवेश कैसी राशि है? तो एक अदिश राशि है। फिर बात की जाए इसकी विमा की, तो विमा का निर्धारण हम एक सूत्र के आधार पर करते हैं। इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं। देखो, एक तो होता है यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, यानी कोई आवेश है, आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? n है। कैसे इलेक्ट्रॉन? मान लो इलेक्ट्रॉन की बात होती है, कोई भी चीज़ को आवेशित कब होती है कि उसके इलेक्ट्रॉनों के कारण। जैसे मान लीजिए कोई छड़ है, वो एक उदाहरण पढ़ेंगे हम। जैसे मान लीजिए कांच की छड़ है और एक रेशम है, तो कांच की छड़ को अगर रेशम से रगड़ते हैं तो उसमें उपस्थित होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है। जैसे इसको रगड़ते हैं तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन किस पर? ऊन पर, यानी जो रेशम पर चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके लिए हम गणना करने के लिए करते हैं कि एक सूत्र लेते हैं, Q बराबर NE। इंपॉर्टेंट सूत्र है, इससे सवाल बन जाते हैं। यूपी बोर्ड में सवाल बनते हैं छोटे छोटे विकल्प वाले, कि मान लीजिए कैसा। तो यहाँ पर एक सवाल देखिए, एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस क्वेश्चन भी बन जाता है। वैसे कि बताइए एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तब हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ n तो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और E का मान फिक्स होगा। एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान, यानी एक जो E का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न आवेश का मान कितना होता है? तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, E का मान। तो जैसे अगर हम बात की जाए, क्वेश्चन आ जाए कि एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यानी Q कितना है? 1 कूलाम है। ठीक है, कूलाम है, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो एक फॉर्मूला हम इससे हर एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना हम किस सूत्र से करेंगे? हम Q बराबर NE से। तो अगर हम क्या निकालें, n निकालना है तो क्या हो जाएगा? Q/E हो जाएगा।
और क्यू कितना है 1 कूलाम है, और क्या है ई का मान फिक्स होता है कितना 1.6 × 10⁻⁻19। अब क्या करोगे, भाग देना होगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 बजाएंगे, तो यानी आपका कितना 0.625 बार भाग चला जाएगा कि नहीं। और जैसे हम क्या करते हैं नीचे वाली घात को ऊपर पहुंचाते हैं तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो एक अंक यहाँ पर किसका आते हैं तो क्या हो जाएगा 6.25 पूरा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन भी बन जाएगा, विकल्प में क्वेश्चन बन जाता है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या हुए कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा तो Q बराबर Ne, Q आवेश हो जाए, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और कितना मान होता है उसका 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब देखिए विमा की बात करना है हमें, तो विमा के लिए एक सूत्र होता है, एक और सूत्र इंपॉर्टेंट सूत्र होता है इसके लिए, इससे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, यानी Q बराबर IT, जहाँ पर I धारा होती है, T समय होता है। अगर हमें आवेश के क्या निकालना है, विमा निकालनी है, तो क्या होता है धारा इंटू समय। धारा का मात्रा क्या होता है A, ठीक है, और समय का मात्रा क्या होता है T। दोनों का गुणा करोगे तो विमा क्या बनती है हमारी AT, यानी आवेश की विमा क्या हो जाती है AT हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आवेश हो गया। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, राशि अदिश राशि होती है, विमा AT होती है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करनी हो तो किस फॉर्मूला से करेंगे, Q बराबर Ne से करेंगे, यहाँ पर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना आवेश होता है तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन पर होता है ये माइनस में प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है प्रोटॉन पर। ठीक है, तो और अगर हमें धारा ज्ञात करनी हो, ठीक है, किस समय में आवेश में उत्पन्न धारा की गणना करनी हो तब Q बराबर IT लगाएंगे। I धारा होगी, T समय होगा, और इसके लिए विमा क्या बना लिया हमने, इसी से IT निकलती है। अगर एक और मात्रक आप आवेश का जानते हो तो क्या धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा आपका समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। एम्पियर सेकेंड भी किसका मात्रक होता है, आपके आवेश का मात्रक हो जाता है। क्लियर है। चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं आवेश को पहचान लो कैसे पहचाना जाता है। तो कोई भी चीज़ को अगर हम रगड़ते हैं तो कोई भी चीज़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या हो, लाइट में भी देखो एक आवेश ही काम करती है कि अगर लाइट या चुंबक होती है, आवेश चुंबक के चारों ओर अगर किसी चीज़ को लाएं तो वो क्या करे, चुंबकीय प्रभाव कहलाता है कि वो अगर कोई चीज़ को खींच सके या छोड़ सके, आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सके, तो वो भी किसके आधार पर होती है, आवेश कहलाता है वो भी। ठीक है, तो क्लियर है। अब हम देखने वाले हैं आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश देखिए, आवेशों के प्रकार, आवेश वस्तुओं के घर्षण से 2 प्रकार की आवेश प्राप्त होती हैं, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण 2 प्रकार की आवेश प्राप्त होती हैं। पहली बात देखिए, मान लीजिए एक उदाहरण समझते हैं, फिर इसके बाद इन दोनों को हम समझने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल देखें या उदाहरण देखते हैं, जो दोनों का उदाहरण हो जाएगा, जिससे आपको बेहतर तरीके से आवेश के प्रकार समझ में आएंगे। तो अभी हमने पढ़ चुके बिहार कि हमने एक मान लीजिए कोई एक कांच की छड़ है जो कैसी है, धन आवेश है, ठीक है, धनात्मक है, और एक कोई रेशम की जो क्या है, रेशम है या ऊन का टुकड़ा हो ले लिया हमने। क्या ये कांच की छड़ को हमने क्या किया, कांच की छड़ को किससे रगड़ा, रेशम से रगड़ा। क्या करा, रेशम से रगड़ा। तो रेशम से रगड़ने पर क्या हुआ कि जो कांच की छड़ में क्या है, तो एक कोई छड़ होती है जिसमें क्या होते है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो जैसे ही हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन इस छड़ को इस रेशम पर लगड़ा, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले गए भी, रेशम की छड़ पर, रेशम पर चले गए। किससे निकलकर, कांच की छड़ से निकलकर इलेक्ट्रॉन किस पर चले गए, रेशम की छड़ पर चले गए। मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पर चले गए, रेशम पर चले गए। तो इसके पास से इलेक्ट्रॉन गए तो यानी इसमें क्या हो गई, कमी हो गई। इसके पास इलेक्ट्रॉन आए तो यानी इस पर क्या हो गई, अधिकता बढ़ गए, और इलेक्ट्रॉन पहले से थी और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए इसमें, तो यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये कैसे हो गए, धनावेश। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई वे क्या, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई वे क्या होंगे, ऋणावेश। तो स्पष्ट है, कांच की छड़ को किससे रगड़ने पर, रेशम से रगड़ने पर, रेशम के टुकड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले जाते हैं, रेशम के टुकड़े पर चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और रेशम की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है, तो कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश
इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। तो वही देखिए क्या लिखा हमने कि धनावेश क्या होगा, धनावेश क्या होते हैं, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। और ऋणावेश क्या होगा, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। जो कि आपको उदाहरण लिखना हुआ तो एक उदाहरण लिख सकते हो, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले जाते हैं, कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसलिए ये क्या हो जाती है, धनावेश हो जाती है। और इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इसलिए ऋणावेश हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेशों के प्रकार होते हैं। आवेश के कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक धनावेश और एक ऋणावेश। किसके कारण दर्शे, वस्तुओं के घर्षण के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता के कारण से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं तो आवेशों के मूलभूत गुण। अब जानते हैं आवेशों के गुण क्या होते हैं। तो पहला गुण देखिए, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आवेशों में क्या पाया जाता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। कैसे, जब हमने पढ़ा था इसे समान आवेश, मान लीजिए हमने पढ़ चुके, एक धनात्मक धनायन होता है, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। तो अगर धनावेश क्या करेंगे, यानी समान आवेश होंगे, वे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और विपरीत आवेश यानी प्लस माइनस क्या होंगे, अगर धनावेश और ऋणावेश होंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी सजातीय आवेश यानी समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और विजातीय आवेश यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये पहला गुण हो जाएगा, यानी आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण क्या होगा, कि सजातीय आवेश यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूर, आपने चुम्बक को ले लो, आपने चुम्बक भी देखो, आपके पास चुम्बक होती है तो उसके समान से अगर एक दूसरे के पास लाओ तो एक दूसरे से बहुत दूर बल की फोर्स लगता है, बहुत दूर हटते हैं, झुकते नहीं हैं। तो ऐसे ही समान सिरा यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हो, विपरीत आवेश यानी विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करते हैं। ये पहला गुण हो जाएगा, तो इसको भी नोट कर लेना। फिर देखिए आवेश का संरक्षण, ये इम्पोर्टेंट अलग से भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि आवेशों के संरक्षण का नियम क्या है। तो देखिए क्या होता है कि आवेश के संरक्षण के नियम अनुसार किसी विलगत निकाय में कुल आवेश नियत रहता है, यानी फिक्स होता है। अतः आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी सभी पदार्थों में आवेश फिक्स होता है, ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। वो भी कैसे, कि हमने एक उदाहरण पढ़ा था अभी हमने, कि हमने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था, तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन, यानी मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पर चले गए थे, रेशम पर चले गए थे कि नहीं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, लेकिन सामने वाली दूसरी चीज़ पर 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, यानी हमने परिवर्तित किया, यानी एक तो धनावेश हो गया, एक ऋणावेश हो गया। यानी आवेश को हमने ना तो उत्पन्न किया ना नष्ट किया, उन्हीं में जो आवेश इलेक्ट्रॉन उत्पन्न इलेक्ट्रॉन थे उन्हीं को हमने आपस में रगड़कर एक दूसरे के पास पहुंचाया, यानी स्थानांतरित किया। तो एक पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। ना तो हमने आवेश को उत्पन्न किया था ना नष्ट किया था, केवल हमने क्या किया, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया, यानी धनायन बनाया और एक ऋणायन बनाया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण का नियम होता है कि आवेश कोई भी निकाय में आवेश हमेशा फिक्स होता है, ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर देखिए अगला है विद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता वही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो किसी निकाय का आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी क्या हो जाएगा, कोई भी निकाय है या कोई पदार्थ है, उसके विभिन्न अवयवी कणों पर, जितने भी कण हैं उन पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश, यानी मान लेते क्या आवेश Q1 Q2 Q3, वो किसके बराबर होगी, कुल आवेश Q के बराबर होती है। इतना समझ लीजिए बस, ज़्यादा नहीं समझना है कि कोई भी निकाय पर भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश उत्पन्न है या उपस्थित हैं, वे किसके बराबर होती, एक कुल बीजगणितीय योग, यानी बीजगणितीय योग के, यानी कुल एक आवेश, यानी मान लीजिए कोई एक निकाय, मान लीजिए कोई एक निकाय है, मान लीजिए निकाय है, इस पर आवेश एक Q1 है, इस पर Q2 है, इस पर Q3 है मान लेते हैं, और वो किसके बराबर होंगे, वो कुल आवेश यानी Q के बराबर हो जाते हैं। यानी किसके आवेश बराबर होती है, Q कुल आवेश के बराबर होते हैं, यानी उनका बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, कुल आवेश के बराबर होता है। तो यानी Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस प्रकार आपके चलते जाएंगे। ठीक है, तो योज्यता का नियम याद हो जाएगा कि किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों की बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
क्लियर है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा अति लघु प्रश्न में, याद 1-2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या है। तो आवेशों का क्वांटीकरण सिर्फ छोटी सी भाषा है कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित व न्यूनतम मान के पूर्णगुणज के रूप में होता है, उसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। कैसी बात कि न्यूनतम आवेश या मूल आवेश, जिसे बोलते हैं न्यूनतम आवेश की बात क्या करें, न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। वो न्यूनतम मान कौन होता है, ई, यानी कोई भी आवेश होगा तो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो किसकी एक न्यूनतम मान के पूरे, मान लीजिए एक क्या है सूत्र Q बराबर एन ई, एन क्या है इलेक्ट्रॉन होगी, वो किसके बराबर हो, किसके गुणनफल के बराबर होंगी, एक न्यूनतम मान, जिसे क्या बोलते हैं मूल आवेश कहते हैं, उसके न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के। यहाँ पर n बराबर क्या हो सकता है, केवल क्या हो सकता है कि n बराबर क्या होता है ई, और क्या n बराबर आप क्या लिख सकते हो, एक लिख सकते हो, n बराबर ±2e ±3e के ही रूप में होगा, ना कि वो कैसे होगा एक फिक्स मान के लिए, यानी एक निश्चित मान के लिए 1 2 3 के रूप में होगा, ना कि वो किस रूप में होगा, जैसे हम बोले कि 1.5e या 1.3e, तो दशमलव के पूर्ण गुणज के रूप में नहीं होगा। जो न्यूनतम आवेश होगा वो किसके बराबर, किसके गुणनफल में होगा, 1 2 3 फिक्स संख्या के रूप में, ना कि वो दशमलव की संख्या के रूप में, यानी गुणा के रूप में, गुणज के रूप में नहीं होगा। तो आवेश क्या होता है, एक फिक्स एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, वही क्या कहलाता है, आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है कि प्रकृति में जो आवेश होता है वो सदैव एक न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। वो पूर्ण न्यूनतम मान क्या होता है, 1 2 3 हो सकता है, और एक आवेश क्या होता है, ई क्या होगा आपका न्यूनतम आवेश, इसे हम क्या बोलेंगे मूल आवेश कहते हैं। ना कि आवेश किस रूप में होगा, पॉइंट के रूप में, आवेशों की यानी इलेक्ट्रॉन पॉइंट के रूप में नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या पॉइंट के रूप में नहीं होगी, किसके रूप में होगी आपकी कैसे चलेगी, ±e ±2e ±3e इस प्रकार चलेगी, ना कि ±1.5e या ±1.3e पॉइंट के रूप में नहीं होगी। तो वो क्या कहलाता है, पॉइंट के रूप में होनी चाहिए, पॉइंट के रूप में नहीं होनी चाहिए, केवल एक न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होनी चाहिए। वो क्या कहलाता है आपका आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखते हैं अब कूलाम का नियम। कूलाम का नियम यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत से क्वेश्चन बनने वाले हैं जो हम करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले कूलाम का नियम जानते हैं वो क्या होता है, जो हम लिखे हुए हैं उसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। कूलाम के नियम अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से रिपीट होगा कि इस नियम के अनुसार क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए समझते हैं कैसे। कि मान लीजिए कोई दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, आवेश है एक +q तथा -q है, वे एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं कि जब जो दो बिंदु आवेश एक दूसरे के पास स्थित होते हैं तो उन पर एक बल काम करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। तो मान लीजिए तो इन पर लगने वाला बल क्या होगा, F मान लेते हैं। क्या होता है, इन पर लगने वाला बल मान लेते हैं क्या है, F है। क्या पढ़ लिया कि माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 + Q व Q2 है, या लिख सकते हैं आप Q1 व Q2 है। ठीक है, ऐसे में लिख लो, चाहे लिख सकते हो। तो इनकी जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, F है। तो हमने क्या पढ़ा कि वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल होता है इन दोनों आवेशों की मात्रा Q1 व Q2 के गुणनफल, Q1 व Q2 किस में है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनकी बीच की दूरी क्या है, r, तो वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती यानी बटे में लिखेंगे होता है। अगर इन दोनों को हम मिला के लिखें तो आप क्या लिख सकते हो, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r²। अगर आप चिन्ह हटाते तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। ठीक है, K Q1 Q2 बटे r²। ये आपका क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए K क्या है, जहाँ K स्थिर या जो आपका स्थिरांक है, मानते थे क्या नियतांक है, ऐसे मान लीजिए क्या है, स्थिर विद्युत नियतांक है। ठीक है, K क्या है, नियतांक है।
और अगर बात की जाए के का मान, तो के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। के का मान कितना होता है, ध्यान रखना कि के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या आप इसे लिख सकते हो 9 गुणे 10 की घात 9। क्या होता है 9 गुणे 10 की घात 9। और इसकी मात्रा की बात की जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और वो बनता किन से है, इन्हीं से। अगर आप इसको देखो हल करना चाहो कैसे निकालते हो, तो अगर हमने जो फॉर्मूला बनाया अभी हाल, F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, अगर क्या करो आप कैंची गुणा करो तो के बराबर क्या आ जाएगा Q1 Q2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, मान लीजिए आर स्क्वायर है तो F इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा के बराबर क्या हो जाएगा आपका F इंटू आर स्क्वायर बटे Q1 Q2। F यानी बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, और दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर, और मीटर के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। कूलाम क्या होता है, अब इसका मात्रा क्या होता है कूलाम, तो कितने कूलाम है 2, तो कूलाम का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इससे हम निकाल सकते हैं। तो किन पर निर्भर होता है, ठीक है, किन से निकालते हैं हम, तो हमने इस सूत्र से फॉर्मूला से हम निकालते हैं। तो के का मान होता है, तब आप क्या करोगे, अगर हम आप इस के की जगह क्या लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी के बराबर F बराबर क्या लिख दें, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक हो जाएगा। या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख सकते हो 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आप ए भी लिख सकते हो, ठीक है, ए हो जाएगा, इसे लिख सकते हो, यानी न्यूटन इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर है। तो एक चीज़ और देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पर देखो क्या लिखा है एप्सिलॉन नॉट, और जहाँ पर अगर बात की जाए जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक या विमीय सूत्र बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। तो ये क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है, जिसका मान क्या होता है, तो 8.85 गुणे 10 की घात -12 होता है। और इसका मात्रक की बात की जाए तो इसका उल्टा करना है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। और इसकी विमा की बात की जाए, ठीक है, तो विमा की क्या हो जाती है आपकी, होगी m-1 L-3 T4A2, इसकी क्या होती है विमा हो जाती है। क्लियर है। तो इतना क्लियर हो गया, ये आपका कूलाम का नियम हो गया। कूलाम के नियम को आप इस प्रकार लिख सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके अति लघु में पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होता है कि परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं। तो परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस परावैद्युत माध्यम की या परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, के बराबर क्या होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होती है एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन क्या होती है परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा परावैद्युतांक, तो परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की या उस परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, के बराबर क्या होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन क्या होता है परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है निर्वात की विद्युतशीलता होती है।
फिर आता है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा यूपी बोर्ड में। तो इस सिद्धांत के अनुसार मान लेते हैं कोई एक आवेश है, ठीक है, कोई आवेश है। देखो इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश, कोई बिंदु आवेश क्या है, क्यू है, बिंदु आवेश पर किसी अन्य आवेश, मान लेते कोई आवेश एक और मान लेते हैं Q1, इसी प्रकार मान लेते Q2, इसी प्रकार मानते Q3, कोई अन्य आवेश मान लेते Q3, ऐसे Qn मान लेते हैं, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, आवेश हो गए। कोई अन्य आवेश किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी अन्य बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, तो Q1 के कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा, F1 होगा। Q2 के कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा, F2 होगा। Q3 के कारण F3 हो जाएगा, मान लेते हैं कि F3 हो जाएगा। F4 की Q4 की क्या हो जाएगा, F4 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या पड़ा कि कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग होता है, यानी कि योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या पढ़ चुके कि कोई बिंदु आवेश है प्लस Q आवेश है, तो इस पर लगने वाले, इस पर अन्य आवेश क्या होगा, Q1, Q2, Q3 या Q4, Qn हो गए, जिनके कारण लगने वाला बल क्या होगा, F1, F2, F3 होगा। तो किन के बराबर होगा, उसके जो आपका एक बिंदु आवेश F था, एक Q था, उसका बल क्या होगा, F, उसके उनके सबके सदिश योग के बराबर होते हैं। यानी सभी आवेशों के जो बल होते हैं वो एक बिंदु आवेश के बल के सदिश योग के बराबर होते हैं। वो क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर है, क्या हो जाएगा, एक बार और रिपीट करें कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों की सदिश योग के बराबर होता है। यानी F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, इन सब सदिश योग बलों के, यानी अन्य आवेशों के बलों के सदिश योग के बराबर हो जाता है कौन आवेश, किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। वो क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर है। चलिए तो अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है पहले वो जानते हैं। तो प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश है जिसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वो क्या करे, रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई एक आवेश मान लेते हैं, कोई एक धनावेश है, उसके पास कोई ऋणावेश को लाने पर, यानी आवेश को लाने पर, यानी कोई आवेश है जिसके चारों ओर पूरा क्षेत्र हो गया, ये धनावेश है जिसके चारों ओर का एक क्षेत्र है, जहाँ पर किसी दूसरे आवेश को लाने पर उसके पास अगर दूसरा आवेश लाते हैं तो वो क्या करे, या तो आकर्षित करे उसके लिए या प्रतिकर्षित करे, तो इसके चारों ओर का वही क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो याद हो जाएगा कि प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। उसी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए क्या, किसको पढ़ते हैं, विद्युत बल रेखाओं को दर्शाया जाता है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन, यानी विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए फैराडे ने विद्युत बल रेखाओं को एक सुझाव दिया। उन्होंने क्या बताया कि उनके अनुसार विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक एकांक धनावेश चलता है। मान लीजिए कोई एक आवेश है, ठीक है, मान लीजिए एक ये है क्या, एक धनात्मक आवेश और एक है ऋणात्मक आवेश। अभी बात करें कि विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या है, धनावेश निकल कर किस पर जाना है, ऋणावेश पर। ये क्या है, एक वक्र बनाती है जिस पर कोई एकांक स्वतंत्र आवेश क्या है, चलता है। क्या क्या बता रहा है, विद्युत क्षेत्र है, इनके चारों ओर का ये आवेश है, इनके चारों ओर का एक विद्युत क्षेत्र है जिस पर बता रहे हैं कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा यानी जो क्या कैसे निकलेगी, धनावेश से निकलेंगी और कहाँ पर जाएंगी, ऋण आवेश की तरफ चलेंगी। यानी वो किसकी विद्युत बल रेखा किसकी दिशा को प्रदर्शित करती हैं, तो यहाँ पर पढ़े कि जो कि इसको एकांक धन आवेश को प्रदर्शित करती है, यानी एकांक धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वे क्या कहलाती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो मान लेते हैं ये क्या है, एक निष्कोण एक वक्र है, देखो काल्पनिक एक एवं एक निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक स्वतंत्र धनावेश क्या होता है, ये क्या होता है, धनावेश बाहर की ओर निकल रहा है। तो ये धनावेश चलता है और चलकर कहाँ किसकी ओर जाता है, ऋण आवेश की ओर जाता है, वो दिशा को प्रदर्शित करता है, वे क्या कहलाती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। याद हो जाएगा किस लिए बनाया गया विद्युत बल रेखाएं,
तो किसी भी विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये पूरा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो याद हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए फैराडे ने विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। उनके अनुसार विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र या पृथक धनावेश चलता है, जिन पर केवल क्या होता है? धनावेश को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इनके गुण पेपर में लिखने के लिए पूछे जाएंगे कि विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो यहाँ पर कुछ गुण लिखिए हमने कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो हम पढ़ चुके कि ये धनावेश है, धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और कहाँ पर समाप्त होंगी? ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। कहाँ पर? ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा देखिए, विद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मान लीजिए कोई विद्युत रेखा है और उस पर खींची गई कोई स्पर्श रेखा, वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी? विद्युत बल रेखा, यानी किसकी दिशा को? परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। किस पर? कोई एक रेखा है, कौन सी रेखा है? विद्युत बल रेखा है, उस पर कोई खींची गई स्पर्श रेखा, वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। क्लियर है? फिर देखिए, दो बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी भी नहीं काट सकती क्योंकि वे एक बंद वक्र के रूप में चलती हैं, सीधी चलती हैं और कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं। ठीक है, तो वे क्या होती है? एक दूसरे को कभी आपस में नहीं काटती हैं। तो ये हो जाएंगे विद्युत आवेश यानी विद्युत बल रेखाओं की कुछ गुण हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना सीखते हैं। चलिए तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कोई बिंदु आवेश मान लीजिए, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई एक बिंदु O है जिस पर Q आवेश रखा है तथा दूसरा बिंदु क्या है? P है जिस पर Q 0 आवेश रखा है। तो बात कर रहे हैं कोई बिंदु आवेश, क्या कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश क्या है? बिंदु मान लीजिए P क्या है जिस पर क्या रखा है? परीक्षण आवेश रखा है, Q 0 रखा है। Q 0 को क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल। तो इन पर लगने वाला बल क्या होगा? F। इन पर लगने वाला बल क्या होगा? F होगा। ठीक है, लगने वाला बल, ठीक है, हो जाएगा परीक्षण आवेश की लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? E से प्रदर्शित किया जाता है, यानी E बराबर F/Q0। या आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि सीधा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। मात्रक की बात करें तो न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। राशि की बात की जाए तो एक सदिश राशि है और विमा की भी बात की जाए तो mL/T-3A-1 क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की विमा हो जाती है। क्लियर है? तो देखो जी भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में। मात्रक विमा पूछ ली जाती है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए, ऐसा पूछ लिया जाएगा, तब आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर एक और पेपर में कई पूछ लिया जाएगा, 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि ये भी इंपॉर्टेंट होगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हम चित्र बना चुके हैं कि मान लीजिए कोई दो आवेश हैं, एक Q और एक Q0। एक बिंदु आवेश Q किस पर रखा है? बिंदु O पर रखा है तथा Q0 किस पर रखा है? Q0 किस पर रखा है? बिंदु P पर रखा है और इन पर लगने वाला बल क्या है? F है। यानी कह सकते हैं कि माना कि एक बिंदु आवेश क्या हुआ? Q बिंदु O पर स्थित है तथा इससे बिंदु O से R दूरी पर एक और बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कूलाम के नियमानुसार बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश यानी Q0 पर लगने वाला बल क्या होगा? F होगा। फिर से रिपीट करेंगे कि मान लेते कोई बिंदु आवेश Q है जो बिंदु O पर रखा है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? F होगा। तब कूलाम के नियमानुसार बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला
बल हो जाएगा तो क्या होगा, हमने भी बल का कूलाम के नियम पढ़ा, तो कूलाम के नियम पर क्या होता है, बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारे दोनों आवेश क्या हैं, लेकिन क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 की जगह हम क्या लिखेंगे, Q व Q0 रखेंगे, क्या रखेंगे, Q व Q0 रखेंगे, बटे में क्या होगा R स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो आप ऐसे मान लो कि समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या पढ़ा हमने, E बराबर F बटे Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब परिभाषा लिखी थी तो उसमें फॉर्मूला निकाला था। तो हम क्या करें, समीकरण 1 से F का मान यहाँ पर इस F की जगह पे हम रख दें, तो यानी क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा Q0 बटे R स्क्वायर इंटू ये सब कहाँ पर जाएंगे, बटे में किसके पास, जो आपके R सब किसके पास जाएंगे, आपके जो बल यानी Q0 के पास ही रहेंगे, सब नीचे जाएंगे नहीं बटे में के। तो Q0 से क्या हो जाएगा, Q0 कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या निकल कर आ जाएगा फॉर्मूला, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर, ये हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। और मात्रक दे देंगे कि न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। पहले कूलाम का नियम लगाया, फिर इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, F की जगह पर मान रखा और क्या होगा Q0 से Q0 हमने काट दिया, तो बचा जो वो क्या निकला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। तो अगर परावैद्युतांक वाले माध्यम की बात करें तो हम यहाँ पर K लिखेंगे, वो हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये हो गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा और ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो जाएगी। अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और फिर पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय और अक्षीय स्थिति। देखिए, तो अब देखते हैं क्वेश्चन जो कि है वैद्युत द्विध्रुव और फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है पहले वो जानते हैं। तो मान लीजिए कोई एक वैद्युत परिपथ है, ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव, इस पर एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, ठीक है, कोई परिपथ है, वैद्युत परिपथ है, इसके एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, तो इनका मध्य बिंदु क्या है, O है। एक पर माइनस Q आवेश है, एक पर प्लस Q आवेश है, और इनकी दूरी यानी अल्प दूरी बोलेंगे, जैसे बिंदु A से O तक की दूरी L है, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु B से O तक की दूरी भी कितनी L है, यानी टोटल दूरी कितनी है 2L है, जिसे हम बोलेंगे अल्पतम दूरी, क्या बोलेंगे, अल्पतम दूरी कहेंगे, ठीक है। तो ये बात करें, यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति माइनस और प्लस Q, विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी क्या होगी, यानी 2L होगी, पर स्थित हैं, तो इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कोई दो विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अगर अल्प दूरी पर हो तो वो क्या कहलाता है, ऐसा निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर है। फिर बात करती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो सेम वही परिभाषा इससे कि वैद्युत द्विध्रुव की, मान लो इस वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई एक आवेश ले लेते हैं, मान लो या कोई प्लस या कोई माइनस, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, कोई प्लस Q आवेश ले लेते, मान लेते हैं आवेश ले Q, किसी एक आवेश की मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी क्या है, 2L है, के गुणनफल को, तो इसका क्या कर देंगे, गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जैसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हो या P बराबर 2QL, वही लिखा है, सेम वही सब वही है, 2QL, यहाँ पर 2L क्या होगी आपकी अल्पतम दूरी और Q क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा कि नहीं। वैसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, तो परिभाषा याद हो जाएगी कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर 2QL, इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है
मात्रक की बात करें तो कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है। राशि की बात करें तो कैसी होती है, सदिश राशि। और विमा की LTA क्या होती है, इसकी विमा हो जाती है। ठीक है, याद रहेगा। देखो पेपर में ये भी पूछ ली जाएगी कि विमा क्या होती है, इसकी विमा लिखिए, या विद्युत द्विध्रुव वाहन का विमीय सूत्र तथा मात्रक लिखिए, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही पूछा जाता है, यानी बता चुके कि 5-6 नंबर का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न हो जाएंगे। फिर आप देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय और अक्षीय स्थिति के बारे में हम जानते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे आपके पेपर में, तो इनको तैयार करना है। चलिए देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 कंडीशन में निकालेंगे। पहली होगी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भाषा बनाना आना चाहिए। तो मानते हैं कोई विद्युत द्विध्रुव लिखते हैं, जैसा हम बोलते जा रहे हैं वैसे आप लिखते जाइए। मान लेते माना कोई एक विद्युत, यहाँ पर बनाते इसे, ठीक है, यहाँ पर बनाएं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, मान लो कोई विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है A व B। माना कोई विद्युत द्विध्रुव A B जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका पराविद्युतांक K है। लिखते जाइएगा कि माना कोई एक विद्युत द्विध्रुव A B किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका पराविद्युतांक K है, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, O होगा। और दूरी हमने पढ़ा है कि विद्युत द्विध्रुव में L यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होती है, L होती है। यानी टोटल कितनी, अल्पतम दूरी कितनी हो जाती है, टोटल दूरी कितनी होती है 2L। तो आपके लोगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका पराविद्युतांक K है तथा इसकी अल्पतम दूरी क्या है, 2L है। बिंदु A पर -q आवेश तथा बिंदु B पर +q आवेश है। बिंदु A पर -q आवेश तथा बिंदु B पर +q आवेश है। इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु क्या है, O है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, ठीक है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है, एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं यहाँ पर मान लेते हैं E2 व E1 है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या है, E2 व E1 है। इतना याद हो जाएगा। क्या पढ़ लिया कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका पराविद्युतांक K है, जिसके तथा इनके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। यानी कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। फिर अगर दूरियों की बात की जाए तो +q आवेश से P बिंदु तक की दूरी, तो यहाँ +q आवेश से P बिंदु तक की दूरी लें तो हम क्या करेंगे, इसमें से यहाँ PQ से ले रहे हैं तो एक L क्या कर रहे हैं, इसमें से हटा रहे हैं, केवल एक L देख रहे हैं कि +q से O बिंदु तक की दूरी क्या है, अल्पतम दूरी क्या है, केवल मान लेते हैं L है। बिंदु O से O तक की दूरी क्या है, L है। तो क्या करेंगे, इसमें से एक L को माइनस करेंगे तो R - L हो जाएगी। कहाँ से, किसकी, +q आवेश से, +q आवेश की P बिंदु, +q आवेश से P बिंदु तक की दूरी कितनी है, R - L। और फिर इसी प्रकार लगे -q आवेश से P बिंदु तक की दूरी, तो R + L हो जाएगी। यानी किसमें क्या हो जाएगी, इसमें कि ये दोनों जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो इतनी हो जाएंगी आपकी। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो जाएंगी। और इस पर बिंदु +q आवेश से P बिंदु की दूरी R - L तथा उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 हो जाएगी। इसी प्रकार -q आवेश से P बिंदु तक की दूरी क्या है, R + L है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। क्लियर है, इतनी भाषा आपको लिखना है। अतः हम लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेशीकरण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे +q आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या लेंगे, +q आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो भाषा तो आप लिख लोगे कि माना है कि वैद्युत ध्रुव ए बी इसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तांक के है, ठीक है। जिनकी अल्पतम दूरी क्या है 12 है, यानी कि बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। इनके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु तक की दूरी आर माइनस एल तथा बिंदु माइनस क्यू आवेश से पी बिंदु तक की दूरी आर प्लस एल है तथा इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है। तो हम पढ़ चुके कि पहले के लिए प्लस क्यू आवेश के कारण लिखते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो E1 हो जाएगी। तो E1 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ चुके हम कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, और किस माध्यम में रखा है, परावर्तांक के वाले माध्यम में। तो यहाँ पर लिख देंगे परावर्तांक के इंटू क्या हो जाएगा आपका, क्या है Q/r² होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q/r² होता है। लेकिन हमें क्या लेना है, यहाँ पर क्या लेने हमें क्या लेना, दूरी क्या है, प्लस क्यू आवेश के लाने पी बिंदु तक की, तो r माइनस एल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम r माइनस एल का स्क्वायर, और इसे मानेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार आप देखोगे किसके लिए, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगी, देख सकते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/, इसके लिए माइनस क्यू आवेश के लिए, तो आप क्या लगा दोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस लगाते लेकिन हमने कहाँ लगा दिया, आगे लगा दिया, ठीक है। और दूरी क्या हो जाएगी उसके लिए r प्लस एल, तो r प्लस एल का स्क्वायर, इसे मानोगे समीकरण 1, ठीक है। फिर लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, तो E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगी, क्योंकि E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगी इस पर परिणामी तीव्रता। तब आप क्या लोगे कि हमें क्या करना है कि E बराबर E1 की जगह E1 का मान, E2 की जगह E2 का मान, समीकरण 1 व 2 से रखने पर। तो लिखें E1 की जगह क्या लिखें हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/r माइनस एल का स्क्वायर, और ये माइनस है, इस प्लस के चिन्ह को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/r प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू है। तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो Q/, क्या ले लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बच जाएगा आपकी, यहाँ से Q निकला तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और r माइनस के एल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ से भी निकलेगा तो क्या हो जाएगा, r प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, क्लियर है। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेंगे, कॉमन लेते हैं r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर, यानी लासा ले लेते हैं, क्या लेते हैं, लासा ले लेते हैं। तो अब क्या करोगे, इससे इसमें भाग दोगे तो r माइनस एल स्क्वायर से r माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, r प्लस एल का स्क्वायर बच जाएगा माइनस। अब इससे इन दोनों में r प्लस एल स्क्वायर से r प्लस एल स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, r माइनस एल स्क्वायर, क्या बचेगा, r माइनस एल स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। और ये वैसे की वैसे लिख देंगे, ठीक है, कैसे लिख देंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमने क्या लिखा, E बराबर क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो आप यहाँ पर वही खोलना है, देखो r क्या होगा, l क्या हो जाएगा, b। तो फॉर्मूला खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl हो जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार माइनस के लिए इसके लिए खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2rl हो जाएगा। बटे में क्या लिखेंगे अपन,
यहाँ पर देखिए आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर भी देखो वही लिखा है आपके लिए, एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है। तो इसके लिए हम ऐसे में लिख दें, यानी कैसे लिख दें कि आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, इन सब के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो हम क्या लगा दें बाहर स्क्वायर। तो इसको इस रूप में हम लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस के हैं और यहाँ पर भी आर स्क्वायर माइनस के हैं। देखो इस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये माइनस करेंगे। इसी प्रकार एल स्क्वायर भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और एल प्लस क्या है, प्लस का, तो ये भी घट जाएंगे, कट जाएंगी। तो 2RL का इसका है प्लस का, यहाँ माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा, तो ए भी 2RL किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2RL कितने हो जाएंगे, 4RL। तो यहाँ पर लिख देंगे 4RL बटे यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, इन सब का क्या बचेगा, स्क्वायर, और आपका यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर क्यू बटे 4πε0 के हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। फिर आप अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखो कि एक मान समझ लें कि हम मान लेते हैं कि आर स्क्वायर का मान बड़ा है एल स्क्वायर की अपेक्षा। तो आपको क्या करना है कि आर का मान नगण्य, आर का यानी एल का मान छोटा है आर स्क्वायर की अपेक्षा, तो यहाँ पर एल की मान को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तब आपका सीधा क्या बचेगा कि क्यू बटे 4πε0 के इंटू क्या बचा, 4 बटे क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर है और 2 घात और हो जाएंगी, तो आर की घात कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी नहीं, एल का मान हमें हटा देना है, और आर स्क्वायर और आर कितनी हो जाएंगी, 4 घात हो जाएंगी, तो आर का घात कितनी होगी, 4। तो आपको क्या लिखना है, ई बराबर, आप क्या करो, अब एक आर से एक आर और इसमें काट दो, तो 3 घात बचेंगी, यानी आपका अगर लिख चाहो तो लिख दें हम 4πε0 के इंटू ये क्यू को उसकी जहाँ से लाया था हमने वहीं की वहीं पहुँचा देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4QL, और यहाँ पर एक आर से एक आर कट गया, यानी आर की घात कितनी बची, 3 बची, ठीक है, क्लियर है। इसको हटा देते हैं थोड़ा। फिर देखिए आपको क्या करना है कि क्या करेंगे, ई बराबर 1/4πε0 के इंटू क्या करते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, बाहर क्या ले लेते हैं, 2 कॉमन, अंदर क्या लेते हैं, 2QL लिख देते हैं, और बटे क्या हो जाएगा R3, यानी आप ले सकते हैं नहीं, अगर 2 का दोबारा गुणा करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी 2QL क्या बराबर क्या होता है, P होता है, ये हम पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से। तब हम क्या लिखेंगे, तो E बराबर 1/4πε0 के इंटू 2, और 2QL की जगह क्या लिखना है, P लिखना है, बटे RQ। ये हो जाएगा आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र हो जाएगा। अगर चाहो तो यहाँ पर K का मान क्या होता है, वायु निर्वात में 1 होता है, तो आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, E बराबर 1/4πε0, यानी K की जगह आप 1 लिखोगे तो A आ जाएगा, यानी 2P बटे क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। क्लियर है। चलिए तो अब देखते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो देखिए पहले भाषा देखेंगे, तो भाषा पढ़ेंगे, तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव A व B है, इसका मध्य बिंदु क्या है, O है, दूरी क्या होगी L व L, जैसे इसमें बनाया था वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, टोटल अल्पतम दूरी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। बिंदु A पर माइनस Q आवेश है, ठीक है, बिंदु A पर माइनस Q आवेश है, और बिंदु B पर प्लस Q आवेश है, ठीक है, बिंदु B पर प्लस Q आवेश है। क्या हो जाएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB के परावर्तनांक के वाले माध्यम में स्थित है, जिसके बिंदु A पर माइनस Q आवेश तथा बिंदु B पर प्लस Q आवेश है, जिसके मध्य बिंदु O से लंब अर्धक, क्या नहीं, लंब अर्धक, जिसे निरक्षीय रेखा बोलेंगे, लंब अर्धक R दूरी पर एक बिंदु P है। कैसा है, लंब अर्धक R दूरी पर एक बिंदु P है। तो क्या लोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसके जो परावर्तनांक के वाले माध्यम में स्थित है, इसके बिंदु A पर माइनस Q तथा बिंदु B पर प्लस Q आवेश है, तो इनकी अल्पतम दूरी कितनी है,
2L है। इसके मध्य बिंदु O से लंब अर्धक R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और फिर क्या बुलाते हैं, इन दोनों लाइनों को बुला देते हैं। फिर देखोगे कि बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी यानी -q की कहाँ तक, बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी क्या हो जाएगी आपकी √r² प्लस L²। और यहाँ से भी बिंदु B से P तक की दूरी भी r² प्लस L² होगी। कहाँ से होगी, तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। तो आप क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय यानी क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए कर्ण क्या है आपका, PA क्या है, कर्ण है, लंब क्या है, PO लंब है, आधार क्या है, AO आधार है। तो मान लीजिए एक तरफ का हम त्रिभुज ले लेते हैं, तो आपका हमें क्या निकालना है, PA निकालना है। तो PA बराबर लंब क्या है आपका R है, तो R का स्क्वायर, आधार क्या है, तो यहाँ पर O से A तक ले रहे हैं तो L है, तो L का स्क्वायर। अब मान लीजिए इसका स्क्वायर है, तो अगर आप PA निकालना है तो अंडर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, r² प्लस L², यानी आपकी ये रेखा निकल आएगी r² प्लस L²। इसके लिए भी लेंगे तो सेम वही आएगी, तो ये दूरी आपकी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है निरक्षीय स्थिति में। फिर मानते हैं जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, जिससे बिंदु प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता I1 है, ठीक है, E1 है, और -Q आवेश से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इसी की विपरीत दिशा में क्या मान लेते हैं, यहाँ पर E2 है, और इन पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, E, और यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये आपकी परिणामी तीव्रता होगी। क्यों होगी, समांतर दिशा के लिए cos का मान निकालते हैं, क्योंकि एक दूसरे के समांतर में है और एक समय पर एक दूसरे से कि मतलब एक ही दिशा में चल रही हैं। और इसी के प्रकार यहाँ पर एक और भाग लेते हैं लंबवत के लिए, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, तो एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती है, तो उनको हम लेते नहीं हैं। तो प्लस Q आवेश से P बिंदु तक की दूरी, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं सबसे पहले। तो क्या लिखते हैं, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता, तो क्या हो जाएगी, E1 बराबर क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बटे क्या हो जाएगी, Q बटे अंडर रूट क्या हो जाएगी r² प्लस L², इन सब का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, पढ़ा है आपने कि पढ़ चुके हैं अभी हाल, ठीक है। तो आपका प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r² प्लस L² हो जाएगी। या आप चाहो तो अगर कोई चीज़ का स्क्वायर हो जाए तो वर्गमूल हट जाता है, तब क्या हो जाता है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बटे रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा r² प्लस L²। इसे मानोगे आप समीकरण 1 मान लोगे। इसी प्रकार -Q से बिंदु P तक की दूरी, तो -Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता, तो -Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बटे क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, दूरी क्या होगी r² प्लस L², इन सब का स्क्वायर। तो जैसे स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बटे क्या बचेगा r² प्लस L²। इसे मानेंगे समीकरण 2। अब क्या देखेंगे, P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, यानी P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, तो क्या हो जाएगी, E बराबर क्या है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा है। तो यहाँ पर देखिए अब E1 E2 के मान आपको सेम दिख रहे होंगे, सेम है, यानी आपका मान क्या हो जाएगा कि जो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा बराबर क्या है, E2 cos थीटा है। तो आप क्या लिख सकते हो कि E1 की जगह E2 या कोई भी मान सकते हो, यानी आप मान सकते हो कि E बराबर क्या हो जाएगा आपका E1 2E1 cos थीटा, क्या मान लेते 2E1 cos थीटा। हमने क्या किया
किस E2 की जगह भी हमने क्या लिख दिया, E1 cos थीटा। तो E1 cos थीटा क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा, क्योंकि दोनों की मान क्या है, सेम है। तो हम क्या रख देंगे, मान रख देंगे अब। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू E1 का मान एक कोई मान उठाकर रख देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या हो जाएगा Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। चूँकि आपने पढ़ा होगा कि अगर हम पहले ऐसे लिख दें, इसको सही लिख दें कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, टू के लिए कहाँ पर पहुँचा दें, क्यू के पास, तो 2Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है आपका L है और कर्ण क्या है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा L बटे क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका L बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट में एल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि अब आपको मानना है कि हमने भी पहले भी पढ़ चुके हैं अक्षीय स्थिति में कि r का मान बड़ा होता है किसकी अपेक्षा, एल स्क्वायर की अपेक्षा। तो यहाँ पर क्या होंगे, जहाँ जहाँ l का मान होगा वहाँ पर हम क्या करते हैं उसे घटाने वाले हैं। तो आपका क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q, एल के लिए भी इसके पास लिख दें, यहाँ पर क्या बचेगा अकेला आर स्क्वायर, अंडर रूट जो आर स्क्वायर एल स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, एल स्क्वायर हट जाएगा और क्या बचेगा आपका आर स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा आर हो जाएगा। तो आर का गुणा होगा तो ये कितनी हो जाएगी, आर की घात कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं, एल को मान को हटाना है, यहाँ से भी एल का मान हट जाएगा। अब अंडर रूट आर बचा तो क्या बचेगा, एक आर होगा, इस आर का गुणा किस में हो जाएगा, इस आर स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा आर की घात 3 हो जाएंगी। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2QL बराबर क्या पढ़ा हमने, 2QL बराबर क्या पढ़ते हैं, P होता है विद्युत द्विध्रुवागुण, तो P बटे क्या बचेगा RQ हो जाएगा। यानी आपका सूत्र निकल कर आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P बटे RQ। और जहाँ अगर K का मान अगर आप 1 लिखना चाहो, यानी अगर K बराबर क्या रखना चाहो, 1 लिखना चाहो, तो K बराबर 1 रखने पर तब क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे RQ हो जाएगा, यानी न्यूटन प्रति कूलाम आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा, इसके लिए निरक्षीय स्थिति के लिए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो एक और देखते हैं, एक समान वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का सूत्र। चलिए देखते हैं, तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा यूपी बोर्ड 2024 के लिए, बहुत बार पूछा गया है, तो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखिए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का सूत्र का निर्धारण करना होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले भाषा आपको खुद लिखनी होगी। जैसे हम बता रहे हैं कि माना एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, एक वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है ई, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखते हैं, तो मान लेते हैं ऐसे भी लिखेंगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ए बी स्थित है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी स्थित है, इसका मध्य बिंदु ओ है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है उसकी एल, ठीक है, और यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी कितनी है उसकी एल है, यानी टोटल उसकी अल्पतम दूरी कितनी है 2L है, ठीक है, 2L है। तो जिनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, यहाँ से F व F डैश मान लेते हैं, बिंदु A पर -Q आवेश तथा बिंदु B पर +Q आवेश है, ठीक है। इतना ध्यान रखें कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र E में वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, इन पर दो बराबर व विपरीत प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक बराबर यानी एक पर F और एक पर F डैश दो कार्य करते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो इन्हें बल युग्म कहा जाता है, इन बलों को क्या कहें, बल युग्म कहेंगे। तो आप क्या लिखोगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है, जिन पर दो बल यानी विपरीत प्रकार के बल F व F डैश लगते हैं, जिन्हें बल युग्म कहते हैं, ठीक है, बल युग्म कहते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र को जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करते हैं या कार्य करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि तो एक किसी बल युग्म द्वारा वैद्युत क्षेत्र
वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने में किए गए घुमाना क्या कहलाता है, प्रयत्न करना या घुमाने का प्रयत्न करना क्या कहलाता है, वैद्युत क्या कहलाता है, बल युग्म का आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र किसी बल युग्म द्वारा वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करना क्या कहलाता है, वैद्युत एक क्या कहलाता है, बल युग्म का आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें बात आप लिख लोगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। इन पर दो बराबर व विपरीत प्रकार के बल एफ व एफ डैश लगते हैं जो बल जिन्हें बल युग्म कहते हैं, और ये वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करते हैं, और उस वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का किया गया प्रयत्न क्या कहलाता है, बल युग्म का आघूर्ण कहलाता है। इसे टॉ से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, टॉ से। तो टॉ बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, तो लंबवत दूरी क्या होगी, यानी ये वैद्युत द्विध्रुव से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, क्या होगी आपकी लंबवत, यानी 2l sin थीटा, यानी थीटा कोण बनाते हुए रखा है तो ये लंबवत दूरी हो जाएगी। 2l sin थीटा क्या होगी, आपकी लंबवत दूरी होगी। तब आपका बल क्या होगा, F इंटू लंबवत दूरी क्या होगी, 2l sin थीटा हो जाएगी। क्योंकि हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी है, E बराबर F बटे Q0। क्या पढ़ा है, E बराबर F बटे Q पढ़ा है। ठीक है, तो अगर हम बल के लिए निकालें तो क्या पढ़ लें कि F बराबर क्या हो जाएगा, E इन E Q हो जाएगा। तो हम F की जगह क्या लिख दें कि E Q इंटू 2l sin थीटा, क्योंकि हम E को हम बाहर ले लें और यहाँ पर इंटू क्या कर दें, ठीक है, इंटू क्या कर दें 2QL, यानी Q को इसके में गुणा कर दें इंटू साइन थीटा। तो 2QL हमने पढ़ा है, 2QL बराबर क्या होता है, P होता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, P साइन थीटा, या आप इसे लिख सकते हो कि टॉ बराबर PE साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना